हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। साल 2022 खत्म होने को है और जब इस साल की शुरुआत हुई थी तो इंडिया में जनवरी मंथ में ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो थ्रेट था वो काफी हद तक इंक्रीज होना शुरू हो गया था। हमें लग रहा था कि लॉकडाउन फिर से इम्पोज करना पड़ेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से डिस्टर्ब हो जाएगी। बट अगले महीने के एंड तक आते आते ओमिक्रॉन वेरिएंट थोड़ा सा डाउनफॉल में आ गया और हमारा जो थ्रेट था, जो हाईली थ्रेटफुल लग रहा था, वो थ्रेट थोड़ा कम हो गया। बट एक ऐसा थ्रेट और था जो हमारा वेट कर रहा था और वो था यूक्रेन के ऊपर रशिया का अटैक करना। रशिया ने फुल फोर्स के साथ यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ग्लोबल टेंशन जो थी वो इंक्रीज होगी। ग्लोबल फूड प्राइसेस इंक्रीज हो गई क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया था और महंगाई जो थी वो पीक पे पहुंच गई। इस वीडियो में हम लोग कुछ 5 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स डिस्कस करेंगे जो इंडियन इकोनॉमी के साथ एसोसिएटेड है और जिसमें हमारा जो पहला मेजर इंडिकेटर है वो है जीडीपी ग्रोथ। अब इंडिया की जीडीपी ग्रोथ हम फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं और हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो चल रहा है 2022 टू 2023। इस साल के अगर मैं पहले हाफ की जीडीपी की बात करूं तो इंडिया का फर्स्ट हाफ का जीडीपी 9.7% आया है, जो कि पिछले साल के जीडीपी के कंपैरेटिवली कम है। पिछले साल इसी टाइम पीरियड के दौरान हमारा जो जीडीपी था वो 13.7% आया था। और मैं अगर इस साल के क्वार्टर 1 की जीडीपी की बात करूं तो क्वार्टर 1 में हमारा जीडीपी ग्रोथ 13.5% आया, जो कि आरबीआई के प्रेडिक्शन से थोड़ा सा कम है। और क्वार्टर 2 का जीडीपी 6.3% आया, जो कि बेस इफेक्ट के नॉर्मलाइजेशन होने की वजह से कम है। अब ये बेस इफेक्ट का नॉर्मलाइजेशन होना क्या है? आपको पता है कि जब कोविड बहुत ज्यादा पीक पे था तब इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी वो नेगेटिव में आई थी। नेगेटिव में ग्रोथ आने की वजह से इंडिया का जो पिछले साल का जीडीपी था वो कम था और पिछले साल की जीडीपी कम होने की वजह से, कम बेस होने की वजह से अगर हम थोड़ी सी भी ग्रोथ करते तो वो परसेंटेज वाइज ज्यादा लगती। बट जैसे जैसे चीजें नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी तो हमारा जो प्री कोविड के टाइम का जीडीपी ग्रोथ था वैसी वैसी हमारी जीडीपी की ग्रोथ रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। ये हमारा पहला कारण था जो कि क्वार्टर 2 की जीडीपी ग्रोथ को कम शो होने में, रिफ्लेक्ट करने में हमें पॉइंट आउट करता है कि इस वजह से हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो कम आया। दूसरा जो मेजर कारण है वो है मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग में कमी आनी। हमारा मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर जिस ग्रोथ से इंक्रीज होना चाहिए था, जिस स्पीड से उसकी इंक्रीमेंट होनी चाहिए थी, उतनी स्पीड से वो इंक्रीज नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है कम आया। तीसरा कारण ये है कि पूरी दुनिया में जो इन्फ्लेशन है उसका इंपैक्ट हो रहा है और इन्फ्लेशन का इंपैक्ट यह इंडिया पे भी पड़ा है। उसकी वजह से इंडिया के जो एक्सपोर्ट है वो पूरी दुनिया में कम हुआ है और कम एक्सपोर्ट्स की वजह से भी हमारा जो जीडीपी है वो कम रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि हमारा जीडीपी कम हो रहा है शो तो इंडिया में कुछ पॉजिटिव साइन देखने को नहीं मिला। आईएमएफ ने इंडियन इकोनॉमी की प्रेज करते हुए ये बात कही कि इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की जितनी भी मेजर इकोनॉमीज है उनसे इस साल बेटर परफॉर्म कर रहा है और अगले साल में भी इंडियन इकोनॉमी बाकी इकोनॉमी से काफी अच्छा परफॉर्म करेगी, चाहे वो यूएस इकोनॉमी हो, चाहे वो चाइनीज इकोनॉमी हो, चाहे वो यूके की इकोनॉमी हो। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट था। दूसरा जो मेजर इंडिकेटर है वो है इन्फ्लेशन। जनवरी से लेकर नवंबर तक की बात की जाए तो इन्फ्लेशन हमारा 6% से ऊपर रहा है और 6% आरबीआई की अपर थ्रेशोल्ड लिमिट को कहा जाता है। आरबीआई ने एक रेंज सेट की हुई है जिसके बीच में हमें इन्फ्लेशन को रखना है, वो है 2% से लेकर 6% तक की। बट पहले 11 महीने में हमारा जो ये रेंज है हम अपर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर ही चल रहे हैं और सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेशन थी वो हमारी इस साल अप्रैल मंथ में आई थी। एनालिस्ट कहते हैं कि इसके पीछे 3 बड़े कारण है। पहला कारण ये है कि फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि आपको पता है यूक्रेन रशिया में वॉर होने की वजह से पूरी दुनिया में जो ग्लोबल सप्लाई चेन है पर्टिकुलरली फूड को लेकर वो डिस्टर्ब हो चुकी है और फूड इन्फ्लेशन जो है वो काफी इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से इंडिया में भी इन्फ्लेशन का इंपैक्ट पड़ा है। दूसरा मेजर कारण है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में इंक्रीज होना। यूएस ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए जिसकी वजह से काफी जो कंट्रीज है रशिया से अब ऑयल परचेज जो है वो नहीं कर पा रही। इंडिया समहाउ मैनेज कर रहा है रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना, बट स्टिल अगर देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ी हुई है और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कम्युनिकेशन जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारी जो इन्फ्लेशन है वो काफी हाई देखने को मिल रही है और जो हमारी अपर थ्रेशोल्ड लिमिट है वो बार बार उसको क्या कर रही है, बीट कर रही है। और इसी वजह से जो हमारा तीसरा इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो इंपैक्ट होता है और तीसरा इकोनॉमिक इंडिकेटर है आरबीआई का रेपो रेट को चेंज करना। अप्रैल में जब आरबीआई की मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने रेपो रेट को अनचेंज रखने की बात की, मतलब रेपो रेट को उन्होंने चेंज नहीं किया। बट उन्होंने एक ऑफ साइकिल मीटिंग की मई मंथ में।
मई मंथ में आरबीआई की कोई मीटिंग बनती नहीं थी, बट ऑफ साइकिल मीटिंग उनको इस वजह से करनी पड़ी क्योंकि ग्लोबली इन्फ्लेशन जो था वो काफी हद तक इंक्रीज हो गया था और इस वजह से आरबीआई को भी जो अपना पॉलिसी रेट था, रेपो रेट था, उसको इंक्रीज करने की जरूरत थी और इन्होंने 40 बेसिस पॉइंट से अपने जो पॉलिसी रेट है उसको इंक्रीज कर दिया। अब जैसे जैसे आरबीआई की अगली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चली तो उसमें लगातार इन्होंने 50-50 बेसिस पॉइंट से 3 बार इंक्रीमेंट किया और दिसंबर में हुई रीसेंट मीटिंग में भी इन्होंने 35 बेसिस पॉइंट से जो रेपो रेट है उसको इंक्रीज कर दिया। अब रेपो रेट को इंक्रीज करने का कारण एक बहुत ही ज्यादा सिंपल कारण था, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ होता, जो कि मैंने आपको सेकंड पॉइंट में ही समझा दिया, और इन्फ्लेशन इंक्रीज होने की वजह से हमें रेपो रेट इंक्रीज करना पड़ना था, तभी जो एक्सेसिव मनी सप्लाई इंडियन इकोनॉमी में फ्लोट कर रही थी वो मनी सप्लाई निकल जाती। और 3 से 4 डेकेड अगर मैं बात करूं हिस्टोरिकली एक्सपीरियंसेस देखा जाए तो पूरी दुनिया की जो मेजर इकोनॉमीज है उनमें इन्फ्लेशन 3 से लेकर 4 डेकेड के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, चाइना, ये सारी जो कंट्रीज हैं ये इन्फ्लेशन को फेस कर रही हैं और इसी वजह से जो मेजर कंट्रीज है अपने जो पॉलिसी रेट्स है उसको हाइक कर रही है। अब अगर मैं चौथे मेजर इंडिकेटर की बात करूं तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट। CMIE की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली दिसंबर 2021 में इंडिया में ऑलमोस्ट 53 मिलियन लोग ऐसे थे जो अनएम्प्लॉयड थे और इनमें से जो मेजर लोग हैं वो थी वुमेन जो थी वो काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयड है इंडिया में मेल का कंपैरेटिवली। और 2021 के डेटा में देखा जाए तो 7.91% जो था इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। और अगर मैं इस साल के नवंबर मंथ की बात करूं तो ये जो रेट था वो 8% तक पहुंच गया था। महेश व्यास जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है CMIE के, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से पहले अगर मैं बात करूं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तो 8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट कभी नहीं पहुंचा, बट इन लास्ट 17 मंथ्स में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारा 4 बार 8% को क्रॉस कर गया। और ये एक बहुत ही ज्यादा वरीसम सिचुएशन है। वरीसम सिचुएशन इस वजह से है बिकॉज जितना ज्यादा हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट होगा उतनी हमारे देश की रिकवरी जो है वो धीरे हो जाएगी और पॉवर्टी हमारी कंट्री का इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज अगर किसी को काम नहीं मिल रहा तो अल्टीमेटली उसके पास पैसा भी नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो गरीबी उसको इम्पैक्ट करेगी। और लास्ट हमारा जो मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो है इंडियन रूपी का डेप्रिशिएट करना। अब डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब है जब हमारी करेंसी दूसरी फॉरेन करेंसी के कंपैरेटिवली वीक हो जाती है। जैसे मान लो सपोज पहले $1 हम परचेज कर सकते थे 70 रुपए का, $1 इक्वल्स टू 70, और अब वो $1 हमें 80 रुपीज का मिल रहा है। दैट मीन हमारा जो रुपी है उसका परचेजिंग पावर क्या हो गया, कम हो गया। हम पहले 70 में $1 परचेज कर रहे थे और अब ये हमें डॉलर जो है वो 80 में परचेज करना पड़ रहा है। अब इसके पीछे एक मेजर रीजन क्या है? फेडरल रिजर्व जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, क्योंकि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, यूएस भी एक एक्सेप्शनल केस नहीं है, यूएस में भी काफी ज्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपने पॉलिसी रेट्स को लगातार हाइक कर रहे हैं। अब पॉलिसी रेट्स हाइक करने की वजह से क्या हो रहा है कि जितने भी इमर्जिंग इकोनॉमी में यूएस डॉलर फ्लोट कर रहे हैं, जितने भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है यूएस डॉलर का इमर्जिंग इकोनॉमीज में, वो इमर्जिंग इकोनॉमी से यूएस डॉलर को निकाल रहे हैं और अपनी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि इनको जो बेटर रिटर्न्स है वो मिल सके। अब जैसे ही फ्लाइट हो रहा है किस्म से इमर्जिंग इकोनॉमी से डॉलर का, तो उसकी वजह से जो डॉलर का सप्लाई है वो कम हो रहा है और जैसे जैसे डॉलर का सप्लाई कम हो रहा है डॉलर का जो वैल्यू है कंपैरेटिवली दूसरी करेंसीज के काफी इंक्रीज हो रहा है। और ये हमने सिर्फ इंडिया की रुपये के केस में नहीं देखा, डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ था पाउंड के केस में भी, यूरो के केस में भी, और भी जो मेजर करेंसीज है वर्ल्ड की उसके कंपैरेटिवली डॉलर जो था वो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो ये 5 जो थे मेजर इंडिकेटर्स थे। तो हमें अब ये चीज देखनी है कि साल 2023 में जैसे प्रेडिक्शंस की जा रही है कि रिसेशन आने वाला है, तो इंडियन इकोनॉमी किस तरह से परफॉर्म करती है, इंडियन इकोनॉमी किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। बिकॉज अगर इन्फ्लेशन इसी तरह से बढ़ता रहा और रेपो रेट जो आरबीआई है इसी तरह से इंक्रीज करती रही तो हमारा जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। बिकॉज अगर रेपो रेट ज्यादा इंक्रीज होता रहा तो लोग पैसा बोरो नहीं करेंगे और पैसा बोरो नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कहां से करेंगे और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी के रिकवरी पे नुकसान होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स है साथ के साथ मिलते रहे।